राष्ट्र सर्वप्रथम राष्ट्र सर्वप्रथम राष्ट्र सर्वप्रथम राष्ट्र सर्वप्रथम। प्रीतपाल सिंह चांना व युद्धवीर सिंह चांना के आवेदन पर दिल्ली उच्च न्यायालय द्वारा अब तक किसी भी प्रकार का आदेश या नोटिस मीडिया को नहीं मिला है, लेकिन मीडिया के उच्च सिद्धांतों का पालन करते हुए युद्धवीर सिंह व प्रीतपाल सिंह के वकील द्वारा भेजे गए नोटिस के आलोक में वरिष्ठ संपादक ललित सुमन जी द्वारा 20 सवाल प्रीतपाल सिंह चांना, युद्धवीर सिंह चांना एवं उनके वकील को डाक द्वारा लिखित में भेजे गए थे, लेकिन 5 दिनों की अवधि समाप्त होने के बाद भी उनके द्वारा उन 20 सवालों का जवाब नहीं भेजा गया। दूसरी ओर श्री शिवनाथ योगाश्रम के प्रधान दिनेश तंवर व पैट्रन जगदीश तंवर ने मीडिया को जो बताया वो आप खुद सुने। साथ ही सूचना के अधिकार कानून के तहत पूछे गए सवाल के जवाब में दिल्ली पुलिस द्वारा बताया गया कि गुरबख्श सिंह चांना उर्फ बुच्ची आजीवन कीर्तिनगर थाना के बैड कैरेक्टर थे और प्रीतपाल सिंह चांना उर्फ मन्नू पर 3 मुकदमे और युद्धवीर सिंह चांना उर्फ तन्नू पर 1 मुकदमा दर्ज है। ये बात भी सामने आई कि पीडब्ल्यूडी को सर्विस लेन के लिए जो जगह दी गई थी उन जगहों पर इन लोगों ने अवैध कब्जा कर संत बूची जी धाम व अनकमर्शियल निर्माण किया है। राष्ट्र सर्वप्रथम की टीम पूछे गए 20 सवालों के जवाब आपके सामने लेकर आएगी और बताएगी कि किस प्रकार से इन लोगों ने सरकारी व संस्था की भूमि पर गुंडागर्दी के बल पर कब्जा किया है। राष्ट्र सर्वप्रथम की बात ललित सुमन के साथ कार्यक्रम नेशनल टीवी चैनल कात्यायनी पर आप सभी का स्वागत है। हम अभी बात करेंगे श्री शिवनाथ योगाश्रम रजिस्टर्ड जो रमेश नगर में बंदरवाली खुई में अवस्थित है, जिसके पूर्व अध्यक्ष महंत अवैधनाथ जी रह चुके हैं, जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट भी थे, और अभी वर्तमान में उसके अध्यक्ष हैं दिनेश तंवर जी। हम दिनेश तंवर जी से बात करेंगे, जो कि आज यह संस्था जो इतना विशाल संस्था है, जहां 1914 से स्थापित संस्कृत कॉलेज श्री मोतीनाथ संस्कृत महाविद्यालय है, प्राचीन सूर्य मंदिर है, गौशाला है, छात्रावास है, महिला सिलाई केंद्र है, और टोटल जो इसकी जगह है वो जो है सो करीब 14 बीघे के लगभग इसकी टोटल ज़मीन थी, जो बसई दारापुर गांव के रियाल पट्टी के दानियों ने दान स्वरूप स्वतंत्रता सेनानी योगी रामनाथ शास्त्री जी को दिया था। आज यह संस्था जो उत्थान करना चाहिए था वो नहीं कर पा रहा है। उसके पीछे क्या कारण है? जबकि यहाँ प्रतिवर्ष 9 अगस्त को शहीद स्मारक पर देश के तमाम उन वीर बलिदानियों के वंशज आते हैं जो देश की आज़ादी के लिए हंसते हंसते गोली खा लिया, हंसते हंसते फांसी के फंदे को चूम लिया और भारत माता को आज़ाद किया। आज उनका एक घरे में उन पवित्र भूमियों की जहाँ पर उनके लहू बहे थे, वहाँ की पवित्र मिट्टी एक घरे के अंदर रखी हुई है दर्शनार्थ। और 9 अगस्त को अगस्त क्रांति के अवसर पर सभी वीर बलिदानियों के वंशज को श्री शिवनाथ योगाश्रम रजिस्टर्ड द्वारा आयोजित कार्यक्रम राष्ट्र प्रथम वंदे मातरम जाग उठा है भारत कार्यक्रम में उन्हें आमंत्रित किया जाता है और वे लोग आते हैं, उन्हें संस्था द्वारा सम्मानित किया जाता है। फिर आखिर इतनी सारी समस्याओं में क्यों घिरा हुआ है श्री शिवनाथ योगाश्रम रजिस्टर्ड, इसके पीछे क्या कारण है? हम ये बात दिनेश तंवर जी जो अभी वर्तमान अध्यक्ष हैं श्री शिवनाथ योगाश्रम के, उनसे बात करते हैं। दिनेश जी, ये बताइए, जो आपकी संस्था इतनी पुरानी है और स्वतंत्रता सेनानी योगी रामनाथ शास्त्री जी इसके अध्यक्ष रह चुके हैं, गोरखपुर के महंत अवैधनाथ जी सांसद रहते हुए यहाँ के अध्यक्ष रह चुके हैं, विजय कुमार मल्होत्रा, मदन लाल खुराना जैसे दिग्गज लोगों का समर्थन इस संस्था को मिलता रहा और संस्कृत कॉलेज की बिल्डिंगें बनी,
प्राचीन सूर्य मंदिर है आपका, यहाँ गौशाला था, ये सारी चीज़ें थी, फिर आखिर ये स्थिति क्यों हो रही है और टोटल आपकी कितनी प्रॉपर्टी है? ललित जी नमस्कार। सबसे पहले तो आपको इस योगाश्रम को योगी रामनाथ जी ने संचालित किया था। आफ्टर पार्टीशन वो इधर आए, घूमते घूमते उन्होंने इस जगह को देखा। यहाँ पहले सराय थी जिसमें राहगीर के रहने की, खाने पीने की व्यवस्था थी। जब उन्होंने यहाँ देखा, उनको जगह पसंद आई, तो उन्होंने पूछा भाई ये किसकी जगह है, किसकी। तो उनको पता लगा भाई ये गांव बसेदारापुर की जगह है, वही इस ज़मीन के मालिक हैं। तो उन्होंने गांव वालों से कांटेक्ट करने की कोशिश की। जब गांव वालों से बातचीत की, उसमें समय भी लगा, सब कुछ हुआ। तो फिर गांव वालों के गांव के जो लंबरदार थे, हमारे पूर्वज जमींदार, उन्होंने सलाह कर उनको ये जगह दान में देने का विचार किया। इन बिटवीन इस जगह का जो है नोटिफिकेशन हो गया। नोटिफिकेशन होने के बाद गांव वालों के पास गए कि भाई ये तो ऐसे ऐसे। तो तब सब गांव वाले इकट्ठे होके आवास मंत्रालय जो था उसमें गए, उसके सेक्रेटरी से मिले। उन्होंने ये कहा कि भाई हमें तो ये जगह अपनी रिलीज़ कर दीजिए, जो कि हमारी इतनी जगह है। उन्होंने वो जगह बातचीत करके रिलीज़ करा ली वहाँ से। और रिलीज़ कराने के बाद PWD और ये सड़क वड़क के चक्कर में उन्होंने कहा जी हमें इतनी जगह चाहिए। तो वो जगह कुछ उनको छोड़ के बाकी जगह हमें रिलीज़ कर दी। अब जो रिलीज़ की गई जगह है उस पे तो मंदिर, छात्रावास और ये हो गया। जो PWD को जगह दी गई थी उस पे ये इन लोगों ने एनक्रोचमेंट कर ली। जो ये बुच्ची धाम और ये बना हुआ है, ये सारी एनक्रोचमेंट है। इसके ऑर्डर भी हो चुके हैं STF के थ्रू, और इसको डेमोलिशन के भी ऑर्डर हो चुके। अब ये लोग लालची हो रहे हैं, भू माफिया हैं, सब कुछ है। ये जगह जगह हमें परेशान कर रहे हैं। हमारे मोतीनाथ संस्कृत महाविद्यालय को भी परेशान कर रहे हैं। मंदिर के ऊपर भी कब्जा करे बैठे हैं, लोगों को बैठा रखा है। और हमारा अभी रिसेंटली संस्कृत महाविद्यालय का जो वो था सिलाई केंद्र, महिला सिलाई केंद्र, उस पर इन्होंने रातों रात कोई कब्जा कर लिया। खैर वो तो एक अलग बात। तो ये हमें परेशान करते हैं बार बार। और इसमें न्यायालय और सरकार, दिल्ली पुलिस, सबको हमने कंप्लेंट करी है। और आज हमारे पैटर्न मेंबर श्री जगदीश तंवर जी खुदा ना खास्ता आए हुए हैं। बाकी डिटेल आपको सारी वो बताएं। धन्यवाद दिनेश जी। श्री शिवनाथ योगाश्रम रजिस्टर्ड के अध्यक्ष दिनेश तंवर जी ने आपको बताया जो किस प्रकार से इस जगह को जो है सो रिलीज कराया गया, और सरकार के कहने पर PWD को सर्विस लेन के लिए जो है सो जगह इस संस्था द्वारा दी गई। और आज उस जगह पर अतिक्रमण किया जा चुका है संत बुच्ची जी धाम के नाम पर। आपको पता ही है जो कि गुरबख्श सिंह चाना उर्फ बुच्ची संत नहीं थे। दिल्ली पुलिस के रिकॉर्ड में वो आज जन्म में जो है बैड कैरेक्टर थे, और यह रिकॉर्ड में है। और उनके नाम पर PWD की जगह जो श्री शिवनाथ योगाश्रम रजिस्टर्ड द्वारा भारत सरकार को छोड़ी गई थी, उस पर अतिक्रमण कर लिया गया है। और अब उसी ग्रुप द्वारा श्री शिवनाथ योगाश्रम रजिस्टर्ड की अन्य जगहों पर भी लगातार कब्जा किया जा रहा है। आज हमारे साथ जगदीश तंवर जी हैं जो पैट्रन मेंबर हैं श्री शिवनाथ योगाश्रम के, और इन्होंने काफ़ी विकास के लिए काम किया है, संघर्ष किया है। हम इनसे
पूरा डिटेल जानना चाहेंगे, जो कि यह कैसे शुरू हुआ, क्या हुआ, कितनी जगह थी, क्योंकि इन्हें प्रारंभ से ही सभी बातों की जानकारी है। जगदीश जी, आपका सबसे पहले नेशनल टीवी चैनल कात्यायनी पर स्वागत है। और आप जरा विस्तार से बताइए कि यह जो जगह है, जो श्री शिवनाथ योगाश्रम रजिस्टर्ड के नाम से है, ये शिवनाथ योगाश्रम रजिस्टर्ड कब बना और यह जगह कैसे इन्हें मिली और इसके पीछे का क्या इतिहास है? ललित जी, मैं आपका धन्यवाद देता हूँ। इसका ये मैटर जो है ये डिवीज़न के समय का है, जब भारत विभाजन हुआ पाकिस्तान का। तो उस वक़्त पलायन करके कभी इधर से उधर बहुत से आदमी हिंदुस्तान से पाकिस्तान गए, पाकिस्तान के यहाँ पे आए पलायन करके। उन्हीं पलायन करने में हमारे योगी रामनाथ जी भी पलायन करके यहाँ पे पहुँचे थे इस जगह पे। यहाँ ये क्योंकि इन थी, आई डबल एन, इन माने सराय, यहाँ सराय थी। ये आते जाते राहगीर यहाँ पे रुकते थे। उसकी व्यवस्था गांव के नंबरदारान करते थे, जो गांव के 4 नंबरदार थे, वो अपने अपने हिसाब से उसकी व्यवस्था करते थे। तो अब क्योंकि रामनाथ जी रात को यहाँ रुके और सुबह जब वो फ्रेश होकर उठे तो कहने लगे भाई जगह तो बड़ी मनोहर है। अब क्योंकि योगी रामनाथ जी रावलपिंडी में 1914 से श्री मोतीनाथ संस्कृत महाविद्यालय के नाम से ही संस्था का संचालन कर रहे थे, तो उनको वो पुरानी यादें जागृत हो उठी और उन्होंने उसको स्वरूप देने के लिए शिवनाथ मोतीनाथ संस्कृत महाविद्यालय को स्वरूप देने के लिए उन्होंने पूछा भाई ये जगह किसकी है। तो लोगों ने बताया भाई जगह गांव वालों की है। गांव वाले में पहुँचे कि जगह कैसे, क्योंकि जी नंबरदार करेंगे इसका हिसाब किताब, नंबरदारों के हाथ में होता था। ये पंजाब एक्ट के अनुसार नंबरदारों को अधिकार था ऐसी जगहों का। तो उन्होंने नंबरदार इकट्ठे किए, तो भी कभी गाँव वाले नहीं मिले, कभी नंबरदार नहीं मिले, महीनों लग गया। वो रिक्वेस्ट करते रहे। खैर फिर इकट्ठे भी करके गांव वालों ने उससे सलाह करके नंबरदारों ने रामनाथ जी को ये 14 बीघे 1 बिस्वे का नंबर, जो खसरा नंबर 1509 है बसेदारापुर का, जो बंदरवाड़ी कुई के नाम से मशहूर है, उसको डोनेट दे दी। श्यामलाल पट्टी रयाल के नाम से जगह है, कालम में 1509 नंबर खसरा है। अब सवाल ये हुआ कि उसी दौरान क्योंकि पलायन करके यहाँ लोग बाग आए थे पाकिस्तान से, तो उनके और रिहेबिटेशन, उनको बसाने के लिए, उनको डेवलप करने के लिए, बसाने के लिए सरकार ने इस ज़मीन को नोटिफाइड कर दिया मकान बनाने के लिए। तो नोटिफाइड में ये 1500 खसरा नंबर 1 भी, ये भी 1509 नंबर भी आ गया उस नोटिफिकेशन में। अब रामनाथ जी को फिर परेशानी पैदा हुई। अभी तो ज़मीन लोगों से ली थी, अभी वो नोटिफिकेशन कर दिया सरकार ने। तो सरकार के पास पूरे गांव को लेकर योगी रामनाथ जी वहाँ पे पहुँचे नंबरदारों के सहित। लोगों ने प्रोटेस्ट किया, बच्चा वहाँ गांव का गया। उस वक़्त ना डीडीए थी, ना कोई एमसीडी थी, कोई था नहीं। ये सन 47, 48, 49 की बात है। तो 49 में जब ये हुआ तो 1951 में जब प्रोटेस्ट हमने वहाँ सारे गांव ने किया इसको रिलीज़ करने के लिए, तो पीडब्ल्यूडी बीच में आ गई जी, हमें इसके लिए जो होती है ना ये सर्विस रोड निकालने के लिए जगह चाहिए। उनसे पूछेगा कितनी जगह चाहिए, उनने हिसाब लगा के दिखाया तो कहने 1200 गज, फिर कह रहे नहीं 1300 गज। अब 1300 गज जगह के बनते हैं 1 बीघा 6 बिस्वा, और हमारी जगह बनती है 14 बीघे 1 बिस्वा। हमने 1 बीघा 6 बिस्वा ज़मीन इनको दे दी पीडब्ल्यूडी को, मेन रोड के साथ साथ सर्विस लाइन रोड निकालने के लिए दे दी, उन्होंने ले ली। अब हमारे पास बची 12 बीघे 15 बिस्वे ज़मीन, जो उन्होंने हमारे कहने से रिलीज़ कर दी। उसके अवार्ड नंबर 708A में ये रियलाइजेशन का मैटर संबंधित उसमें एंटर है अवार्ड में। जगह जो है सो गवर्नमेंट रिलीज कर चुकी है। और ये जगह जो है सो श्री शिवनाथ योगाश्रम रजिस्टर्ड के पास। अब रजिस्टर्ड के पास कैसे है? श्यामलाल पट्टी रयाल ने जब वो ज़मीन डोनेट कर दी तो सन 69 में इन्होंने रामनाथ जी ने एक ट्रस्ट बनाया और ट्रस्ट को रजिस्टर्ड कराया। उससे पहले संस्कृत विद्यालय के शिष्यों को यहाँ पढ़ाते थे, लेकिन वो किसी और पाठशालाओं से एफिलेटेड उसका एग्ज़ाम दिला देते थे, क्योंकि इनके पास अपना तो कोई ना था ही नहीं। तो इन्होंने फिर वो सन 70 में जब रजिस्टर्ड हो गया, रजिस्टर्ड होने के बाद अपना संस्था बनाई शिवनाथ योगाश्रम के नाम से। शिवनाथ जो थे वो योगी रामनाथ जी के गुरु थे,
और उनके गुरु थे मोतीनाथ जी। तो उनकी उसी विद्यालय का नाम मोतीनाथ, अपने गुरु के नाम से ये मोतीनाथ संस्कृत महाविद्यालय का संचालन किया। और यहाँ पे हमारे जो मेमोरेंडम है, मेमोरेंडम में सारी चीज़ें का उल्लेख है जो इन्होंने संचालित किया। फिर वो अब वो चली उसी से हिसाब से चल रहा है अभी। ये जो टोटल ज़मीन है जिसमें जब यह संस्था बनी, श्री शिवनाथ योगाश्रम रजिस्टर्ड, योगी रामनाथ शास्त्री जी स्वतंत्रता सेनानी थे। हाँ। और उन्होंने संस्कृत महाविद्यालय की स्थापना की। तो ये संस्कृत महाविद्यालय और ये सारी जो यह प्रॉपर्टी है, इसे आप लोग अब तक बचा क्यों नहीं पाए, सुरक्षित क्यों नहीं रख पाए? नहीं, ऐसा था जी, ये सुरक्षित तो हमने तो जान दे दी थी गांव वालों ने। अब क्योंकि उस वक़्त पलायन का सिस्टम था, पाकिस्तान से जो आते थे, आए यहाँ लोग बाग पलायन करके, उन्होंने बहानेबाजी बना के हमें, बच्चे सड़क पे पड़े, महाराज जी ज़रा एक कुछ इसके सिर ढकने के लिए कुछ जगह दे दो। उन्होंने कहा चलो डाल लो एक खोखा। उस वक़्त 8 बाई 8 या 10 बाई 8 का खोखा बनता था, लेकिन उन्होंने बदमाशी करके कहीं 50 गज घेर ली, कहीं 100 गज घेर ली, कहीं 150 गज घेर ली, घेरते रहे वो, और वहाँ वो करते रहे। महाराज जी के पास भी इतना पैसा नहीं था कि वो उनको बाउंड्री करके इसकी हदबंदी कर देते। तो इसका ये हिसाब हुआ कि इसको विद्यालय को बनाने के लिए रजिस्टर तो उन्होंने करा दिया, चला भी लिया, बना भी दिया। उधर बिल्डिंग बन रही, उधर ये सूर्य मंदिर बनाया। काफ़ी उन्होंने प्रयास किया है हर चीज़ का, लेकिन कई दफ़ा ऐसी बात हो जाती है, और जब कई आदमी चीज़ में कई में घिर जाता है तो वो उसका सही ढंग से प्रॉपर कंट्रोल नहीं कर सकता। तो वो कंट्रोल नहीं कर पाए। सामराज पट्टी रियाल की ज़मीन थी, दे दी थी महाराज जी को। महाराज जी ने शिवनाथ रजिस्टर्ड कर दिया और उसके दे दी उसको। जगदीश तंवर जी ने बड़े विस्तार से बताया जो किस प्रकार से यह ज़मीन गांव वालों ने आश्रम को दिया, किस प्रकार से यहाँ संस्कृत कॉलेज की शुरुआत हुई, सूर्य मंदिर जो है सो अपना एक विशाल रूप धारण किया, और किस प्रकार से बाहर से आए हुए लोग जो आज़ादी के बाद भटक रहे थे, पलायन करके आए थे, उनके ऊपर जो है सो भावना, दया भाव से उन्होंने जो है खोखा बनाने के लिए जगह दिया। चूँकि वे खुद भी स्वतंत्रता सेनानी थे और इस दर्द को जानते थे जो पलायन का दर्द क्या होता है। लेकिन बदनसीबी रही इस आश्रम की, जिन लोगों को उन्होंने आश्रय दिया उनमें से अधिकांश लोग आज भी इस संस्था के साथ हैं। उसे संस्था को दान स्वरूप किराया भी देते हैं, लेकिन बहुत सारे लोग जिनकी मानसिक स्थिति कब्जा करने की है, संपत्ति हड़पने की है और आपराधिक चरित्र है, उन लोगों ने संस्था की संपत्ति को लगातार हड़पने का प्रयास किया और अभी भी हड़प रहे हैं। वे तो सरकारी जगह, पीडब्ल्यूडी की जगह पर भी कब्जा करके अपने अपराधी पिता को संत बनाकर और अपने आप को जो है गुरु तो संत, वैद्य, समाज सेवी, ना जाने क्या क्या बनाकर लोगों को ही नहीं कानून को भी ठगने का काम कर रहे हैं। इस तरीके की बातें लगातार दिल्ली पुलिस कमिश्नर, भारत के प्रधानमंत्री, दिल्ली के उपराज्यपाल सहित न्यायालय तक पहुंचने लगी है। और जब फाइल खंगाले गए तो पता चल रहा है जो किसी के ऊपर 3 मुकदमा दर्ज है तो किसी के ऊपर 1 मुकदमा दर्ज है। कोई बैड कैरेक्टर अंतिम समय तक रहा अपने जीवन काल के, और वो लगातार प्राचीन सूर्य मंदिर की प्रॉपर्टी पर जहाँ कब्जा कर रहा है, वहीं जो है अभी महिला सिलाई केंद्र पर भी कब्जा कर लिया और मामला न्यायालय तक पहुंचा है। राष्ट्र सर्वप्रथम की बात ललित सुमन के साथ कार्यक्रम में आज हम आपसे यहीं विदा लेते हैं। आप अन्य खबरों के लिए नेशनल टीवी चैनल कात्यायनी पर बने रहें। राष्ट्र सर्वप्रथम, वंदे मातरम, जाग उठा है भारत। 26वें वर्ष में आपके लोकप्रिय समाचार पत्र इंडिया दर्पण का प्रवेश। आप देखते रहें अपने क्षेत्र की खबरें। 22 वर्षों से प्रकाशित मदर इंडिया पत्रिका। पढ़ते रहे देश दुनिया की खबरों के लिए।
सूचना एवं जनसंपर्क विभाग से मिली जानकारी के मुताबिक मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने दरभंगा एयरपोर्ट के विकास से संबंधित प्रस्तुतिकरण के दौरान अधिकारियों को निर्देश दिए। माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार के समक्ष एक अणे मार्ग स्थित संकल्प में दरभंगा एयरपोर्ट के विकास से संबंधित प्रस्तुतिकरण दिया गया। श्री संजय कुमार, अपर मुख्य सचिव, मंत्रिमंडल सचिवालय विभाग ने एयरपोर्ट को विकसित करने के संबंध में विस्तृत जानकारी दी। मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार ने निर्देश देते हुए कहा कि दरभंगा एयरपोर्ट को विकसित करने के संबंध में जो भी जानकारी दी गई है उसे लेकर एयरपोर्ट अथॉरिटी और इंडियन एयरफोर्स से बात कर सहमति बना लें। उन्होंने कहा कि इस हवाई अड्डे का नामांकन महाकवि मैथिली कोकिल विद्यापति जी के नाम पर होगा, जिसे विधानसभा से भी पारित किया जा चुका है। मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार ने सुरक्षा के दृष्टिकोण से एयरपोर्ट की चारदीवारी को भी ऊंचा करने की बात कही है। साथ ही उन्होंने निर्देश देते हुए कहा कि विमानों की संख्या बढ़ाई जाए तथा एयरपोर्ट पर यात्री सुविधाओं में भी बढ़ोतरी हो। इससे अधिक से अधिक यात्री सुगमता से आवागमन कर सकेंगे। अररिया के जिला पदाधिकारी श्री प्रशांत कुमार सीएच की अध्यक्षता में स्वास्थ्य विभाग के वरीय पदाधिकारी, सभी प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी, प्रखंड विकास पदाधिकारी एवं बाल विकास परियोजना पदाधिकारी के साथ प्रखंडवार कोविड-19 टीकाकरण तथा टेस्टिंग कार्य की गहन समीक्षा हुई। उन्होंने टीकाकरण के निर्धारित लक्ष्य को हर हाल में पूरा करने और प्रतिदिन इसकी मॉनिटरिंग का निर्देश दिया। मधुबनी के जिला पदाधिकारी श्री अमित कुमार ने कोविड-19 की स्थिति एवं संक्रमण की रोकथाम हेतु जिला प्रशासन द्वारा किए जा रहे प्रयासों से अवगत कराने तथा उनके सुझाव हेतु वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से जनप्रतिनिधियों के साथ बैठक की। जिले में लोगों को मास्क पहनना सुनिश्चित कराने हेतु कुल 48 फ्लाइंग स्क्वाड टीम का गठन किया गया है, जिसके द्वारा भीड़भाड़ एवं सार्वजनिक स्थलों पर मास्क जांच की जा रही है। नवादा के जिला पदाधिकारी श्री यशपाल मीणा ने वारसलीगंज प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र, मकनपुर एवं सांबे में कोविड-19 वैक्सीनेशन कार्य प्रगति का जायजा लिया एवं संबंधित अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिया। पूर्वी चंपारण के जिलाधिकारी श्री शीर्षस्थ कपिल अशोक की अध्यक्षता में कोविड-19 की रोकथाम के संबंध में विभिन्न राजनीतिक दलों के प्रतिनिधि, समाजसेवी एवं व्यवसायी वर्ग के साथ बैठक हुई। इस मौके पर उन्होंने कोरोना गाइडलाइन का पालन तथा लोगों को जागरूक करने पर जोर दिया। बक्सर के जिला पदाधिकारी श्री अमन समीर की अध्यक्षता में कोविड-19 संक्रमण की रोकथाम हेतु की जा रही तैयारियों की समीक्षा बैठक हुई। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश देते हुए कहा कि कोविड-19 संक्रमण के फैलाव से बचने हेतु निर्गत आदेश का अक्षरशः अनुपालन करवाना सुनिश्चित करें। सीतामढ़ी की जिलाधिकारी ने नगर उद्यान पहुंचकर संपूर्ण परिसर का जायजा लिया। उन्होंने उपस्थित वरीय अधिकारियों के साथ इसके सौंदर्यीकरण एवं विकास कार्यों को लेकर विस्तृत चर्चा की। उन्होंने कहा कि जल जीवन हरियाली के थीम पर उद्यान का विकास किया जाएगा। साथ ही उन्होंने उपस्थित नगर परिषद के कार्यपालक पदाधिकारी को योजना बनाकर विभाग को प्रस्ताव भेजने का निर्देश दिया। वैशाली की जिला पदाधिकारी श्रीमती उदिता सिंह की अध्यक्षता में जिला स्तरीय समन्वय समिति की बैठक हुई। इस दौरान मुख्यमंत्री 7 निश्चय योजना, लोक शिकायत निवारण, RTPS, बाल विकास परियोजना तथा मुख्यमंत्री ग्राम परिवहन योजना की समीक्षा की गई। सहरसा के जिलाधिकारी श्री कौशल कुमार की उपस्थिति में सिमरी बख्तियारपुर प्रखंड के अंतर्गत माखर पंचायत में रबी फसल के तहत गेहूं फसल की क्रॉप कटिंग की गई। दिल्ली सरकार और दिल्ली नगर निगम में आरोप और प्रत्यारोप के बीच आज दिल्ली की आम आदमी पार्टी कार्यालय में आप विधायक सौरभ भारद्वाज ने एक प्रेस वार्ता की। प्रेस वार्ता के दौरान विधायक सौरभ भारद्वाज ने नगर निगम पर एक बार फिर भ्रष्टाचार का आरोप लगाते हुए कहा कि जिस कंपनी को MCD ने सालों पहले ब्लैक लिस्ट में डाल दिया था, आज उसी कंपनी को MCD एक बार फिर करोड़ों का ठेका दे रही है। 2010 के अंदर एक कंपनी के बारे में जांच की गई। प्राइवेट सिक्योरिटी गार्ड्स की एक कंपनी थी जिसके पास करोड़ों के ठेके दिल्ली नगर निगम के थे, और उस जांच में पता चला कि ये कंपनी सरकार से तो पूरे पैसे लेती है मगर आगे सुरक्षा कर्मियों को पैसे नहीं देती है। इसके अलावा भी कई गड़बड़ियां पाई गई और इस कंपनी को टेंडर प्रक्रिया से बाहर किया गया। लिहाजा इस कंपनी को एडिंग करने वाले को काली सूची में डाला। निजी सुरक्षा एजेंसी ब्लैक लिस्टेड।
सुरक्षा ठेकों को लेकर फर्जी शिकायत करने वाली निजी सुरक्षा एजेंसी को दिल्ली नगर निगम ने काली सूची में डाला। ये 2010 की खबरें हैं और इस कंपनी का नाम है वेल प्रोटेक्ट मैन पावर सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड। अब ब्लैकलिस्टेड कंपनी करने का क्या मतलब होता है, काली सूची में डालने का क्या मतलब होता है? इसका मतलब ये होता है कि इस कंपनी को ना सिर्फ दिल्ली नगर निगम में बल्कि पूरे देश में किसी भी सरकारी संस्था के अंदर कोई काम नहीं मिलेगा। ये कंपनी इतनी घटिया है, इसकी क्रेडिबिलिटी इतनी खत्म है कि इसको काम नहीं दिया जा सकता। एक कंपनी जिसको आप ही की नगर निगम ने ब्लैकलिस्ट किया, उस कंपनी को आप ही के नगर निगम में कैसे ठेका मिल सकता है? ऐसा कैसा संभव है कि आपके नगर निगम के अधिकारी ये भूल गए हों कि इसी कंपनी ने आप ही के नगर निगम के खिलाफ शिकायत करके, आप ही का एक झूठा स्टिंग करके आप ही का अफसर निलंबित कराया था। उसके बाद ये कंपनी हाई कोर्ट गई, सुप्रीम कोर्ट गई, सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट में भी इसको राहत नहीं मिली और उसको आपके कमिश्नर ने ब्लैकलिस्ट किया। दुनिया भर के अखबारों के अंदर इसके बारे में छपा। तो ये कैसे संभव है कि ऐसी ब्लैकलिस्टेड कंपनी को करोड़ों रुपए के ठेके दिल्ली नगर निगम ने दिए? तो हमारा ये सवाल सीधा सीधा दिल्ली भाजपा के अध्यक्ष आदेश गुप्ता जी से है। इस ब्लैकलिस्टेड कंपनी को कैसे ठेका मिल गया, इसका जवाब दें। भाजपा ने आज नई दिल्ली के सिविक सेंटर में प्रेस वार्ता कर पीएम वाणी वाईफाई नेटवर्क सर्विस को लॉन्च किया। इस अवसर पर उत्तरी दिल्ली नगर निगम के मेयर जयप्रकाश व नेता सदन योगेश वर्मा और उत्तरी दिल्ली नगर निगम के स्थायी समिति के अध्यक्ष छैल बिहारी गोस्वामी व अन्य नेतागण मौजूद रहे। कार्यक्रम की ज्यादा जानकारी के लिए राष्ट्र प्रथम की टीम ने उत्तरी दिल्ली नगर निगम के मेयर जयप्रकाश से बात की। देखिए, उत्तरी दिल्ली नगर निगम को अगर हम पूरी दिल्ली की दृष्टि से देखें तो लगभग 90 लाख से 1 करोड़ की जनता हमारे क्षेत्र में रहती है। 544 अनऑथराइज्ड कॉलोनी है, लगभग 36 से ज्यादा हमारे गांव हैं और सारे बाजार मार्केट देखें तो सैकड़ों की संख्या में है। सभी झुग्गी झोपड़ी सब लगभग 500 झुग्गी झोपड़ी एरिया है। इन सबको इसका लाभ मिलेगा। और मैंने बताया ना, ये पीएम वाणी प्रधानमंत्री मोदी जी की जो योजना है, ये गरीब तक पहुंचाने की योजना है। क्योंकि एक वार्ड जिसको जो 100% अनऑथराइज्ड कॉलोनी में जब वहाँ 20 हॉटस्पॉट ऐसे हो जाएंगे तो सबको नेट आसानी से उपलब्ध हो जाएगा। देखिए, पूरे देश के अंदर माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी के सहयोग से सबको नेट उपलब्ध हो, पीएम वाणी योजना को आज लॉन्च किया गया है। उत्तरी दिल्ली नगर निगम के अंतर्गत आने वाले सभी 104 वार्ड के अंदर हर वार्ड में 20 हॉटस्पॉट बनाए जाएंगे। उन हॉटस्पॉट के सहयोग से सभी लोगों को नेट आसानी से उपलब्ध हो, वो ये हमारी योजना है जिसको आज हमने लॉन्च कर दिया है। और आने वाले समय में सभी वार्डों के अंदर लोगों को नेट आसानी से उपलब्ध होगा, ये मैं बताना चाहता हूँ। अब वक्त है देश दुनिया की धड़ाधड़ 10 खबरों का। रूस ने पाकिस्तान के अधिकारियों को भेजा संदेश, पाकिस्तान में $8 अरब का निवेश करना चाहता है रूस। पश्चिम बंगाल के चुनावी दंगल में भाजपा का प्रचार जोरों पर, पीएम मोदी और गृह मंत्री अमित शाह कर रहे हैं जोरदार रैलियां। पिछले 24 घंटे में 1,69,000 कोरोना के नए मामले, 900 से ज्यादा लोगों की मौत। तो वहीं संक्रमित देशों की सूची में भारत दूसरे नंबर पर। हरिद्वार कुंभ मेले में उमड़ी भीड़, कोरोना नियमों की उड़ाई गई धज्जियां, कई साधु संत हुए कोरोना पॉजिटिव। सुप्रीम कोर्ट के 50% से ज्यादा कर्मचारी कोरोना संक्रमित, अब घरों से ही जज करेंगे अदालती कार्रवाई। कल से शुरू हो रहे चैत्र नवरात्र, प्रशासन ने कोरोना को लेकर मंदिरों के लिए जारी किए दिशा निर्देश। सोनभद्र में हुआ हादसा, मिनी बस के खाई में गिरने से 12 यात्री हुए घायल। 74वें ब्रिटिश एकेडमी फिल्म अवार्ड्स में बॉलीवुड के दिवंगत अभिनेताओं को किया गया याद, वैफ्ता ने इरफान खान और ऋषि कपूर को दी श्रद्धांजलि। आईपीएल सीजन 14 में अपने आगाज के लिए पंजाब किंग्स और राजस्थान रॉयल्स करेंगे सामना। आज मुंबई के वानखेड़े स्टेडियम में होगा मैच। मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, पश्चिम बंगाल और उड़ीसा समेत कई राज्यों में हुई बारिश, तो वहीं उत्तर भारत के कई इलाकों में चल रही है लू।
राष्ट्र सर्वप्रथम